तो सो ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं और यहाँ पे एक फेसबुक का लॉगिन या फिर साइन अप पेज ओपन करता हूँ। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक पेज ओपन करता हूँ। सो साइन अप पे क्लिक करते क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक साइन अप का फॉर्म आया है और उस फॉर्म के ऊपर हमें क्या डालना है? सिर्फ नाम डालना है, सरनेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, और साइन अप पे क्लिक कर देना है। इतनी ही चीजें हमें क्या दिख रही है? यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, राइट। इसके अलावा अभी एक नेम डालने के बाद, साइन अप डालने के बाद हमें पता है कि क्या हो रहा है। इसके बैकग्राउंड में होता क्या है एक्चुअली, कि जो भी हम डेटा डालते हैं, जो भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं, वो क्या होता है? फेच होता है मिडलवेयर में, बैकएंड में। वो डेटा हम क्या करते हैं? फेच करते हैं, मतलब कि प्रोग्रामर डेवलपर क्या करता है? वो डेटा फेच करता है मिडलवेयर के अंदर, और वहां से वो डेटा स्टोर होता है कहाँ पे? फेसबुक के सर्वर के ऊपर। ठीक है, और फेसबुक के सर्वर के ऊपर स्टोर होने के बाद जब हम लॉगिन फॉर्म ओपन करेंगे, सपोज अगर हम यहाँ पे लॉगिन फॉर्म ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे हम सेम पासवर्ड एंड यूजर नेम डाल रहे हैं जो कि हमने वहां पे साइन अप करते हुए डाला था, तो वहां पे हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ यहाँ पे हम ये ईमेल डाल रहे हैं, पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन इसके इंटरनल वर्किंग कैसा हो रहा है ये हमें पता है क्या? ठीक है, इसका इंटरनल वर्किंग होता कैसा एक्चुअली, अगर आप डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि कैसे होता है। कि सर्वर पे जो भी आपका डेटा पहले से स्टोर होगा, तो आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड वो फेच करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, मिडलवेयर के ऊपर, और मिडलवेयर में ये डेटा और वो डेटा मैच करके देखते हैं कि यूजर नेम आपका मैच होता है क्या, पासवर्ड आपका मैच होता है क्या। अगर होगा तो क्या क्या होगा? आप आपके अकाउंट में लॉग इन कर सकते। ठीक है, बट अगर वो डेटा मैच नहीं होता जो कि पहले आपने साइन इन करते वक्त डाला था, वो डेटा और ये डेटा अगर चेंज होगा तो आपको वहां पे एरर दिखाई देगी। हमें जो डिस्प्ले पे दिखाई जाती वो सिर्फ यूजर फंक्शनलिटी है। ठीक है, तो यही होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस टू हाइड द कॉम्प्लेक्स डेटा फ्रॉम द यूजर एंड शो ओनली essential फीचर्स। क्लियर? So basically what is abstraction? And abstraction is the process in which data, complex data, hiding and showing only essential features. Essential features to the user. यूजर, अभी यूजर मतलब क्या? कि जो हमारा प्रोग्राम यूज करने वाला है, जो हमारा एप्लीकेशन, जो हमारा वेब एप्लीकेशन जो होता है, वेबसाइट जो होती है, वो यूज करने वाला है। क्योंकि हम कभी भी जब भी कोई भी प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो कभी भी खुद के लिए नहीं करते। हमेशा कोई भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, कोई भी वेब ऐप क्रिएट करते हैं, तो वो हमेशा दूसरे के लिए क्रिएट किया जाता है। तो उसमें जो यूज करने वाला है उसे कहते हैं यूजर। ठीक है, तो यूजर से हम क्या करते हैं? वो डेटा जो उसके काम का नहीं है, राइट, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा हम क्या करते हैं? यूजर से छुपा के रखते हैं और उससे सिर्फ उतनी ही चीजें दिखाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें क्या था? कि सिर्फ आपको फॉर्म दिखाई दे रहा था, उस फॉर्म के ऊपर हमें क्या डालना था? नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सेट्रा, राइट। सो वो चीज हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उसकी इंटरनल वर्किंग में समझ में आ रही है क्या? अगर मैं वही पेज आपको ओपन करके दिखाऊं, या आपको पेज दिख रहा है, इसकी प्रोग्रामिंग अगर आपको देखनी है, या फिर इसका फ्रंट एंड अगर आपको दिखना है, सिंपली फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड भी आपको कैसे दिखेगा? यहाँ पे व्यू पेज सोर्स पे, हाँ, वो जावास्क्रिप्ट का दिखता है। अगर आपको सिर्फ फ्रंट एंड HTML पार्ट दिखना है इसका, तो व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करिए। यहाँ पे जो आपको कोडिंग दिख रही है ना, दिस इज नथिंग बट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस लॉगिन पेज। ठीक है, ये क्या है? एक प्रोग्राम है किसका? जो फ्रंट एंड दिख रहा होगा आपको, मतलब ये जो पेज दिख रहा है इसका है फ्रंट एंड का डेवलपमेंट। इंस्पेक्ट पे आपको क्या दिखता है? कंसोल दिखता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी एलिमेंट में CSS। ये है CSS लैंग्वेज, CSS कोड है जो इस वेब पेज के ऊपर क्रिएट किया है। और कंसोल में आपको जावास्क्रिप्ट का आउटपुट दिखाई देता है यहाँ। यस, हाँ। सोर्सेस मतलब कि डिपेंडेंसी, क्या क्या, कौन कौन सी दूसरी चीजें आपने इसमें इंप्लीमेंट की है वो आपको इसमें दिखाई देता है। ठीक है,
तो ये आप जब फ्रंट एंड सीखोगे तब आपको ये आइडिया आ जाएगा कि इसमें होता क्या है, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। बट बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको ये पता है क्या इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, एलिमेंट में ये क्यों दिया है, किस लिए दिया है, इससे क्या होता है। इसकी यूजर को जरूरत नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए यूज होता है, डेवलपर के लिए। ठीक है। सो बेसिकली डेवलपर सॉरी यूजर को सिर्फ क्या दिखता है, जो हम दिखाना चाहते हैं। जो हमने वेब एप्लीकेशन डेवलप किया है, अब ये फेसबुक का जो भी डेवलपर है जिसने वेब पेज क्रिएट किया, उसने सिर्फ इतना ही दिखाया इस वेब पेज के ऊपर। इसके बैकग्राउंड में जो भी चीजें होती है वो समझ में आता है कि हमें क्या हो रहा है, कैसे हमारा डेटा उनके सर्वर पे जा रहा है, कैसे सर्वर से वापस आ रहा है, कैसे मिडलवेयर में फेच हो रहा है डेटा, कैसे मैच हो रहा है, ये सभी चीजें हमें समझ में आती है, क्या दिखती है क्या। सिर्फ जो डेटा हमारे काम का है, जो फीचर्स हमारे काम के हैं, सिर्फ वही फीचर हम क्या करते हैं, यूजर को डिस्प्ले करते हैं। दैट प्रोसेस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। क्लियर है ना। अभी एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट कैसे करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली क्या है, इट इज अ इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसमें जैसे कि हमें पता है कि क्लास के अंदर जो मेथड्स होंगी, बट देर आर मल्टीपल क्लासेस, तो क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन को अप्लाई कर सकते हैं ना। अभी जैसे हमने अभी तक क्लास एंड ऑब्जेक्ट देखी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ क्लास ए, ठीक है, और इस क्लास ए के अंदर मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ M1 नाम की, डेव M1 सेल्स, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिर्फ M1 मेथड ऑफ क्लास ए। क्लियर है, ये हमने मेथड डिफाइन कर दिया। अगर हम इसका इनहेरिटेंस क्रिएट करेंगे क्लास बी, और इस क्लास बी को इनहेरिट कर देंगे विथ क्लास ए। अभी इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट वी कैन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास यूजिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इंप्लीमेंट करता हूँ M2 नाम की मेथड, जिसमें है सेल्फ दे रहा हूं मैं, और इसमें प्रिंट करते हैं M2 मेथड ऑफ क्लास बी। क्लियर है। अभी यहाँ पे कोई भी मैंडेटरी थिंग है क्या, मतलब ऐसा कहीं पे भी है क्या कि M1 मेथड कंपलसरी है ऐड करना M2 के अंदर, नहीं है, राइट। तो अगर ऐसी हमें चीजें अप्लाई करनी है, जैसे कि कुछ गाइडलाइंस हमें सेट करके देनी है कि जो भी हमारे क्लास का कोई चाइल्ड क्लास क्रिएट करे, उन चाइल्ड क्लास के ऊपर ऑटोमेटिकली वो रूल्स अप्लाई हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्रिकेट मैच देखी होगी, तो हर एक क्रिकेट मैच में, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो आपका कोई टूर्नामेंट हो, नॉर्मल T20 लीग हो, या फिर आपका कोई वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, लिगास ट्रॉफी हो, ऐसे कोई भी वर्ल्ड कप रहता है या फिर कोई भी क्रिकेट मैच रहता है, हर एक क्रिकेट मैच में देर आर सम रूल्स, राइट। हर एक क्रिकेट मैच में कुछ रूल्स रहते हैं, और वो कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते हैं आईसीसी के द्वारा, करेक्ट। आईसीसी क्या करता है, हर एक इवेंट जो होने वाला है क्रिकेट का, तो उसमें आईसीसी क्या करता है, कुछ रूल डिफाइन करके देता है कि T20 मैच जो है, वो T20 मैच 20 ओवर्स की होने वाली है। हर एक बॉलर 4 ओवर्स डाल सकता है। आफ्टर दैट चार ओवर के बाद दूसरी कोई ये नहीं डाल सकता, और हर एक टीम ओनली 11 ही प्लेयर खिला सकती है। ठीक है। कुछ रूल्स ऐसे रहते हैं कि हर एक क्रिकेट मैच में, हर एक लीग में वो कॉमन रहते हैं, राइट। लाइक T20 मैच अगर है तो 20 ओवर होंगे, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो वर्ल्ड कप की मैच हो, चाहे वो एशिया कप की मैच हो, चाहे वो किसी भी चैंपियंस ट्रॉफी की मैच हो। हर एक मैच में देर आर सम रूल्स विच आर कॉमन, राइट। तो वो कौन डिफाइन करता है, आईसीसी डिफाइन करता है, राइट, क्योंकि ये आईसीसी के इवेंट्स है। तो आईसीसी क्या हुआ, एक पेरेंट क्लास हुआ। तो पेरेंट क्लास क्या करता है, कुछ रूल्स डिफाइन करके दे देता है, जो कि हमें मैंडेटरीली अप्लाई करने पड़ते हैं, राइट। अगर सपोज यहाँ पे एक चैंपियंस ट्रॉफी की मैच हो रही है, और अगर सपोज वहां के जो ये है वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन, उस डिपार्टमेंट में, या फिर उन्होंने ऐसा तय किया कि हम 10 ही ओवर की मैच खेलेंगे, इज इट पॉसिबल, नहीं ना। 10 ओवर की मैच कब हो सकती है, उसके लिए भी रूल है, राइट। अगर बारिश हो जाए, या फिर किसी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए मैच में, तो ही हम क्या कर सकते हैं, डीएल मेथड के द्वारा उसे ओवर कम या ज्यादा कर सकते हैं। बट वो भी रूल किसने डिफाइन किया है, आईसीसी ने, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली,
कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ गाइडलाइंस ऐसी होती है जो कि क्या करता है, पेरेंट क्लास डिफाइन करके देता है, और मैंडेटरीली हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ओके, अनदर एग्जांपल, आरबीआई बैंक है और बहुत सारी बैंक है, जैसे कि एचडीएफसी है, एसबीआई है, आफ्टर दैट आईडीएफसी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई बैंक है, देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट बैंक्स, राइट। सो एक इन सभी को कंट्रोल करने वाला कौन सा बैंक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंडिया। अभी जो गाइडलाइंस है या फिर जो जो रूल्स है, वो रूल्स कौन डिसाइड करता है, आईबीआई, आरबीआई डिसाइड करती है कि आप लोन का रेट कितना देने वाले हो, आप लोन देने से पहले क्या क्या चीजें चेक करने वाले हो, या फिर लोन रिकवरी करते वक्त क्या क्या चीजें आपको लेनी है, जबरदस्ती नहीं करनी है कस्टमर से, या फिर जो भी चीजें, जो भी रूल्स है, वो कौन डिफाइन करता है, आरबीआई। और उसके बाद इंप्लीमेंट कौन करता है, उसके चाइल्ड क्लासेस, दैट मीन्स हर एक प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, लाइक एसबीआई हो गया, एचडीएफसी है, ऐसे सभी बैंक क्या करते हैं, उन हर एक गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करते हैं, और उनको मैंडेटरी होता है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो वैसे ही चीजें अगर हमें इंप्लीमेंट करनी है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो देयर इज एन कंसेप्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन भी क्या करता है कि ऐसे ही अगर हमें मेथड्स है, कि जो मेथड्स हमें मैंडेटरीली इंप्लीमेंट करवानी ही है किस क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लासेस के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्शन वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर, एब्स्ट्रैक्शन के दो फायदे समझ में आ गए। एक तो पहली चीज तो एब्स्ट्रैक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स डेटा हाइड करके रखता है और सिर्फ इसेंशियल फीचर डिस्प्ले करता है। दूसरी चीज कि अगर ऐसे कोई मैंडेटरी रूल्स है, गाइडलाइंस है या मेथड्स है जो कि हमें इंप्लीमेंट करवानी है हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर, देन वी हैव टू यूज द एब्स्ट्रैक्शन। कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी एग्जांपल देख लीजिए और इसका कुछ ये देख लो। टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन वी नीड टू क्रिएट, यस कोई डाउट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्रिएट करना पड़ता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्लास क्रिएट कैसे करते हैं वो पहले जानते हैं। टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी नीड टू import abc class from small abc module। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, कैपिटल एबीसी क्लास जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम द स्मॉल एबीसी मॉड्यूल। देखिए मॉड्यूल और क्लास अलग अलग होते हैं। मॉड्यूल मतलब कि एक पाइथन की फाइल जो कि प्री डिफाइंड है। ये एबीसी नाम की जो मॉड्यूल है, मतलब कि एबीसी नाम की जो डॉट पी फाइल है, वो ऑलरेडी डिफाइन करके रखी है किसमें, पाइथन के अंदर, जो कि पाइथन के साथ ही आती है। तो उस फाइल में से हमें क्या इंपोर्ट करना है, एबीसी क्लास। नाउ अभी समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, so to create an abstract class we have to inherit our class with abc class। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जो क्लास क्रिएट कर रहे हैं उस क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है विद किस क्लास से, कैपिटल एबीसी क्लास से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल एबीसी नाम के मेथड के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। नाउ वी कैनॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन क्रिएट मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम क्या कर सकते हैं, दे मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि हमें मैंडेटरीली इंप्लीमेंट करवानी है चाइल्ड क्लास के अंदर, सो हम क्या करते हैं, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, नाउ
to implement abstract method, we need to import an abstract method decorator from ABC class, ABC module, सॉरी, ठीक है। यस, वो स्टैंडर्ड है। हाँ, इस एबीसी मॉड्यूल में से हमें क्या करना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर एक इंपोर्ट करना पड़ता है, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, वहां पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्लास ए, ठीक है, तो इस क्लास ए के अंदर ये नॉर्मल क्लास है, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओबीजे इक्वल्स टू ए क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, दैट मींस ओबीजे थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम1 मेथड को कॉल कर सकते हैं। डॉट एम1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्लियर है। नाउ इफ वी सेव एंड रन द फाइल, तो देखिए यहाँ पे एम1 मेथड को कॉल जा रहा है, क्लियर है। अगर हमने इसका चाइल्ड भी क्रिएट कर दिया तो भी चल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा क्लास क्रिएट कर देता हूँ, क्लास बी, और इस क्लास को इनहेरिट कर देता हूँ विद द क्लास ए, ठीक है। और इसमें सेम प्रिंट करता हूँ, सॉरी, मेथड क्रिएट करता हूँ m2 नाम की, डेफ m2, जिसके अंदर मैं लेता हूँ सेल्फ, एंड आफ्टर दैट इनसाइड दिस आई एम प्रिंटिंग m2 मेथड ऑफ क्लास बी। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। मैंने क्या किया, दूसरा एक क्लास क्रिएट किया बी, जिससे क्या कर दिया, इनहेरिट कर दिया विद द क्लास बी। क्लियर ना। अगर मैं यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो भी हम क्या कर सकते हैं, m1 को भी कॉल कर सकते हैं और m2 को भी कॉल कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे m2 को भी कॉल करके दिखा देता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट डॉट m1। नाउ इफ वी सेव एंड रन द फाइल, देखिए दोनों मेथड्स कॉल हो रही है क्या, m1 एंड m2। क्लियर यहाँ तक। अभी अभी यहाँ पे जो हमने m1 नाम की मेथड डिफाइन की क्लास ए के अंदर, सो मैंडेटरी है क्या इंप्लीमेंट करना क्लास बी के अंदर, जो कि हमने की भी नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूं एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। अभी एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट कैसे करना है आपको, जो हमारा क्लास है उसे इनहेरिट करना है विद कैपिटल एबीसी क्लास, लेकिन ये क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मॉल एबीसी नाम के मॉड्यूल के अंदर। सो पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट फ्रॉम एबीसी, वही तो बताया ना मैंने, वो बताता हूँ मैं। अगर इनहेरिट कर रहे हैं ना हम, तो इसकी प्रॉपर्टी है एबीसी क्लास की। एबीसी क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये जो ए क्लास है हमारा, वो ए क्लास भी क्या बन जाता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाता है, अगर हम एबीसी क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं तो, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है ना, टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी हैव टू इनहेरिट आवर क्लास विथ एबीसी क्लास, ठीक है। सो फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी क्लास, एबीसी, क्लियर है। अभी देखिए मैंने क्या कर दिया, सिर्फ इसे इनहेरिट कर दिया, और नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, ठीक है। और इसके अंदर m1 ही मेथड है, तो मैं m2 हटा देता हूँ यहाँ से। सेव करते हैं और अभी रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे m1 मेथड कॉल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ एक क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर एक मेथड इंप्लीमेंट की। नाउ अगर मैं यहाँ पे क्या क्रिएट कर देता हूँ, डेकोरेटर लेते हैं इसके अंदर से। अभी डेकोरेटर कौन सा लेना है हमें, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ये क्या है, एक डेकोरेटर है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर, और इसे हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमारी मेथड के ऊपर। तो मेथड के ऊपर डेकोरेटर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, एट द रेट और उस डेकोरेटर का नाम जो कि है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर है ना। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए रन कर दी, हमें क्या एरर आ गया,
can't instantiate abstract class A with abstract method M1। मतलब कि हम क्या क्या नहीं कर सकते, कभी भी abstract क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है? और यहाँ पे हमने क्या किया अभी, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की है जो कि है M1। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट नहीं कर सकते, अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जाएंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, हमें एरर आ जाएगा। तो इसका फायदा क्या है? ठीक है, अब इसका फायदा क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि कुछ गाइडलाइंस या फिर कुछ फंक्शनलिटी हमें इंप्लीमेंट करनी है, जो कि हर एक क्लास के अंदर, हर एक चाइल्ड क्लास के अंदर इंप्लीमेंट होनी चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर देता हूँ क्लास बी, और इस क्लास बी को इनहेरिट कर देते हैं विद द क्लास ए। ठीक है, अभी अगर मैंने इसको पास भी कर दिया तो भी हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, अगर बी क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो। सपोज मैं यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, उसके थ्रू M1 को भी कॉल करता हूँ, तो भी हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। दिख रहा है आपको, बी क्लास का भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें मैंडेटरीली सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ती है चाइल्ड क्लास के अंदर। जैसे कि हमने यहाँ पे कितनी मेथड क्रिएट की, एक मेथड क्रिएट करी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जो कि हमें मैंडेटरीली इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी किसके अंदर, ये जो बी क्लास हमने लिखा है उस बी क्लास के अंदर, तभी जाके हमारा जो चाइल्ड क्लास है उस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाएगा। अगर हम उसे इंप्लीमेंट नहीं करते तो बी क्लास भी क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। क्लियर? सो अभी मैं क्या करता हूँ, इस बी क्लास के अंदर सेम एक M1 नाम की मेथड डिफाइन करता हूँ। सो M1, और इस M1 के अंदर लिख देता हूँ सेल्फ, और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट M1 ऑफ क्लास बी। अब जाके क्या हो पाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो पाएगा, और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, M1 मेथड को कॉल कर सकते हैं। देखिए रन कर दे, रन हो गया क्या, देख लीजिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, M1 ऑफ क्लास भी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि हमने अभी क्या किया, इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर दिया। क्लियर है? फिर से समझाता हूँ। ओके, सो सो आफ्टर क्रिएटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, we have to define an abstract method in the abstract class. We can define any number of abstract method as well as normal methods in an abstract class. When we creating an child of abstract class, then we have to keep this in mind that we have to implement all the abstract methods in the child class. The child class. If we can't implement all abstract methods in child of an abstract class, then child class also becomes an abstract class. So that we can't able to create
ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने जो क्लास क्रिएट किया है उस क्लास को हमें इनहेरिट करना पड़ता है विद द क्लास एबीसी। एबीसी क्या है, एक क्लास है जो कि कहाँ पे है, स्मॉल एबीसी नाम के मॉड्यूल के अंदर, ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ता है, उसे इंपोर्ट करना पड़ता है फ्रॉम दैट एबीसी मॉड्यूल। सो उस एबीसी मॉड्यूल से हम क्या कर रहे हैं, ये एबीसी क्लास एज वेल एज एक डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या है वो आपको समझ में आ जाएगा। डेकोरेटर क्या करता है, एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है हमारे फंक्शन को, हमारी मेथड, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है किस मेथड के ऊपर, M1 नाम की मेथड के ऊपर। सो M1 को वो सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड हो गई जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को होती है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन करने के लिए हमारे क्लास को इनहेरिट कर दीजिए विद एबीसी क्लास। तो इसके अंदर जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम डिफाइन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे अलग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करता हूँ, कौन सी, सपोज मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ डेफ M3 नाम की एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ सेल्फ, एंड सपोज यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ, पास करता हूँ, और यहाँ पे भी क्या करता हूँ, पास करता हूँ, और इससे भी डेकोरेटर लगा देता हूं मैं, कौन सा, एट द रेट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। यस, हर बार करना पड़ेगा। अभी आपको पता है क्या कौन सी मेथड के ऊपर अप्लाई करना है, कौन सी मेथड के ऊपर नहीं। सपोज मैं अगर यहाँ पे एक मेथड इंप्लीमेंट करूँ, कौन सी वाली, डेफ M4 नाम की, और इस M4 के अंदर मैं लिखता हूँ सेल्फ, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्रिंट M4 ऑफ क्लास E। इतना मैंने लिखा है। अब ये दो मेथड कैसी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, बट दिस इज ए नॉर्मल मेथड। इसको हम एक्सेस भी कर सकते हैं, और ये इंप्लीमेंट करने की आपको जरूरत नहीं है। जितनी नंबर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होंगी, उतनी ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब मिनिमम उतनी एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी इन द चाइल्ड क्लास। ये जो M4 नाम की मेथड मैंने लिखी है, ये मुझे इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है चाइल्ड क्लास के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर क्या किया है, सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन की जो कि M1, ठीक है। आफ्टर दैट M3 भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, हमने चाइल्ड क्लास के अंदर उसे डिक्लेयर किया है क्या, नहीं। अगर हम इसे सेव करके रन करते हैं तो हमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा कि कांट इंस्टेंशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्योंकि अगर हमने जितनी भी मेथड पेरेंट क्लास के अंदर, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेरेंट क्लास के अंदर प्रेजेंट है, वो सभी अगर इंप्लीमेंट नहीं की इन द बी क्लास, देन बी क्लास भी आपका क्या बन जाएगा, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। क्लियर है। अभी यहाँ पे कितनी मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक M1 और एक M3। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इस क्लास के अंदर भी M3 नाम की एक मेथड डिफाइन कर देता हूँ, डेफ M3 नाम की, जिसके अंदर मैं देता हूँ सेल्फ। क्लास ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ना, उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एबीसी क्लास से इनहेरिट करना पड़ा, ठीक है। क्या हुआ, बिल्ट इन मॉड्यूल, किसका, हाँ, अगर सारी मेथड इंप्लीमेंट नहीं की तो बन जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, सभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर हमने डिफाइन की तो नहीं बनेगा। अगर नहीं डिफाइन की, सपोज अभी तक कैसा था, अभी तक मैंने सिर्फ एक मेथड डिफाइन की थी, ये वाली, ये मोड, तो अभी ये बी क्लास भी कैसे बन गया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, तो ये तो इस क्लास के अंदर मौजूद है ना, एबीसी नाम की क्लास के अंदर, ठीक है। मैं आपको एबीसी क्लास पे दिखा देता हूँ। उसके अंदर क्या क्या है वो देखने के लिए आपको, नहीं ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, वो इंप्लीमेंट नहीं भी की तो भी चल जाए। यस, हमेशा वही तो पढ़ रहा है ना। अगर हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दी तो हमें इम्प्लीमेंट करनी ही पड़ेगी वो चाइल्ड क्लास में। जैसे कि मैंने आरबीआई का एग्जांपल बताया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अगर लोन का रेट ये कर दिया, डिफाइन कर दिया कि सभी बैंक को अप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई बैंक ऐसे नहीं कह सकती कि, सपोज आरबीआई ने कंसीडर कर दिया कि 6.2
आपको रेट लगाना है, ठीक है, पर एनम 6.2 का लोन के ऊपर। कोई बैंक ऐसा नहीं कह सकता कि 6.2 मैं नहीं मानता, मुझे 10.10 लगाना है। लगा सकता है कि कोई भी, वही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो कि आरबीआई ने कहा है। तो वही हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है वो कंपलसरी हमें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा नीचे। ठीक है, मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। इंपोर्ट स्मॉल एबीसी, ठीक है। अगर मैं मॉडल आपको ओपन करके देखूंगा कि यहाँ पे इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड नाम का डेकोरेटर एक डिफाइन करके रखा है, दिख रहा है, जिसके अंदर ये कुछ चीजें डिफाइन करके रखी है। ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड है, एक अभी जो क्लास ने क्रिएट किया वो वाला। और इसमें नीचे अगर आप देखोगे तो स्टैटिक मेथड है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी, मिनट, क्लास एबीसी मेटा, कुछ मेथड्स है। एक मिनट, मैं आपको एक क्लास दिखा देता हूँ। देखो, एबीसी क्लास दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इसके अंदर कुछ कोड लिखा हो, और इसे किससे इनहेरिट कर दिया है, विद एबीसी मेटा क्लास। अब एबीसी मेटा क्लास में हमें देखना पड़ेगा कि क्या क्या है। इसमें बहुत सारा डेटा है। देखिए, ये है एबीसी मेटा क्लास आपका, और उस एबीसी मेटा क्लास के अंदर ये सभी चीजें डिफाइन करके रखी है यहाँ पे, जो कि ऑटोमेटिकली क्या कर देती है, सभी चीजें इंप्लीमेंट कर देती है जो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर आपको आती है वो। क्लियर। और एक बिल्ट इन मॉड्यूल, तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो अगर मैं यहाँ पे M3 नाम की मेथड इंप्लीमेंट नहीं करता हूँ तो बी क्लास क्या बन जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरीली उतनी मेथड यहाँ पे डिफाइन करनी ही पड़ेगी। सपोज मैं यहाँ पे M3 डिफाइन करता हूँ, उसके अंदर सेल्फ नहीं कर सकते, M3 ऑफ क्लास बी तो यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी अगर सेव करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे M4 भी मेथड है, लेकिन M4 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है क्या, नहीं है। वो क्या है, नॉर्मल मेथड है। तो उस नॉर्मल मेथड है तो उसके लिए हमने नहीं भी इंप्लीमेंट की तो भी चल जाए। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंडेटरीली हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी इन ऑल चाइल्ड क्लासेस। जितने भी हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं इस ए क्लास के, हमें उन सभी ए क्लास के अंदर वो क्या करना पड़ेगा, वो मेथड इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेगी। अभी देखिए, सेव करते हैं, रन। आ रहा है कि M1 ऑफ क्लास बी, क्लियर। नाउ अगर इस M3 को भी हम कॉल करें ऑब्जेक्ट के थ्रू तो भी चल जाएगा। सपोज ओबीजे डॉट M3, सेव एंड रन द। देखिए आ रहा है क्या, सॉरी M3, M4 तो इजीली हो जाएगा, ओबीजे डॉट M4, क्लियर। ये सेव करते हैं, रन। आ रहा है M3 ऑफ बी, M4 ऑफ ए, क्लियर है। वो तो नॉर्मल मेथड है ना। अगर आरबीआई के कुछ खुद के भी कुछ रूल्स होंगे जो कि बाकी बैंकों के लिए नहीं है। लाइक उसे अगर फॉरेन रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व है, वो बाकी बैंकों के पास होते हैं क्या, वो सिर्फ आरबीआई के पास है। फॉरेक्स रिजर्व के कुछ रूल्स है कि सपोज हमारा कुछ 185 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व डॉलर में कन्वर्ट करना है, उसके कुछ रूल्स है कि कैसे कन्वर्ट करना है। वो बाकी के बैंकों के काम की चीज नहीं है, तो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है बाकी चीजों को। तो वो सिर्फ उसके लिए भी होना चाहिए ना कुछ, राइट। जैसे कि आईसीसी के भी कुछ कुछ खुद के रूल्स होते हैं कि उनका जो प्रेसिडेंट है वो कैसे चुनना है आईसीसी का, उसके बाद इवेंट कैसे मैनेज करने हैं। तो वो बाकी के इवेंट जो होते हैं उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी है क्या। बाकी के जो चाइल्ड क्लासेस है जैसे कि बीसीसीआई है, पाकिस्तान की जो ये है, ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद इंग्लैंड है, ये सभी जो क्रिकेट बोर्ड्स है, उनकी उनमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके खुद के भी कुछ रूल्स हो सकते हैं, तो वो हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, इस क्लास के अंदर। क्लियर, समझ में आ गया ना। राइट डाउन दिस देन।